हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाय दिनेश सर। कल हमने क्लास 6 NCERT विज्ञान की सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, विज्ञान का अनुट्र संचार। कि विज्ञान का अनुट्र संचार किस प्रकार से है और इसमें क्या क्या है, बेसिक नॉलेज दिया हुआ है, तो हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चलो पाठ को शुरू करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए कि आपने अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान क्या है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, वातावरण में क्या क्या होता है, वो सब विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विज्ञान क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। जो वातावरण में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, क्या क्या नई खोजें हुई है, वो सब विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। और प्रत्येक विद्यार्थी के मन में ये सवाल रहता है कि विज्ञान क्या है, क्या नहीं है, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। और जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। किसी चीज़ को हम जानने की इच्छा करते हैं। कहीं मेले में घूमने जाते हैं, कोई झूला होता है तो किस प्रकार से घूमता है, क्यों घूमता है, ये सब जानने की हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा प्रकट करना। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन सा रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, ये हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित उत्साहित करता रहता है। विज्ञान क्या करता है? हमें रोज नई चीजों के लिए उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? तारे क्यों टिमटिमाते आकाश में? या आपने कभी सोचा है दिन में क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि फूल किस प्रकार से खिलता है, किस प्रकार से वापस बंद हो जाता है, कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? फूल को ये कोई टाइम थोड़ी दिया हुआ होता है कि कल सुबह तक तुम खिल जाना। वो जब टाइम आता है अपने आप खिल जाता है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के उदाहरण मात्र हैं। ये सब क्या होते हैं? विज्ञान के दिए हुए उदाहरण हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। सर्वत्र यानी कि ये विज्ञान क्या होता है? सभी जगह होता है। महासागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पाक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। ऊपर जैसे आपको चित्र दिया हुआ है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र का, कि पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है। ये देखो, पर्वतीय क्षेत्र हरा भरा मैदान है। पर्वत किस प्रकार से होते हैं, पर्वतों में हरियाली किस प्रकार से होती है। फिर आपको एक चित्र, दो चित्र और दिए हुए हैं। मरुस्थल का दिया हुआ है, मरुस्थल में रेगिस्तान किस प्रकार से होते हैं। ये घास का मैदान किस प्रकार से होता है। और ये समुद्र के तट के किनारे का चित्र दिया हुआ है। तट के किनारे देखो पेड़ लगे हुए हैं और समुद्र के बारे में बताया गया, तट के किनारे के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? समुद्र के भीतर का दृश्य, समुद्र के भीतर, समुद्र के अंदर का दृश्य, मछली तैरती हुई दिखाई दे रही है और अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसमें जीव कैसे जीवित रहते हैं पानी के अंदर। और यहाँ पे मंदाकिनी, आकाशगंगा के बारे में बताया गया है कि आकाशगंगा क्या होते हैं, ग्रह कितने होते हैं, सौरमंडल क्या है। ये सभी अपने धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। एक अध्याय है सौरमंडल, उसके ग्रह, उसके बारे में पढ़ेंगे हम इसी तरीके से। यहाँ पे इस प्रकार पहले जाइए चित्र देख लो बस। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा जैसी पहली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहली की सबसे अच्छी बात है।
इसकी कोई सीमा नहीं है, विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, वो कहाँ तक सीमित रहता है, कहाँ तक नहीं, हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विषयों के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे, आप कई नए नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे कि विज्ञान के बारे में आप नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, उसके बारे में और भी आप अधिक जानने का प्रयास करेंगे। और आप ये भी जानेंगे हमारे दैनिक जीवन में सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगेगा कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा, जब हमें समझ आने लगेगा कि सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। देखिए इस यात्रा को कहाँ शुरू करते हैं, अपनी पृथ्वी से कि पृथ्वी में जीवन किस प्रकार होता है, कैसे कैसे ऑक्सीजन कैसे मिलती है, वायुमंडल किस प्रकार से बना होता है। इस पुस्तक की सहायता से हमें क्या खोजेंगे, ये जो सवाल है इन सवालों का जवाब मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें दूंगा। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है और पृथ्वी पर क्या है, जीवन है। हम किस कहाँ पर जीते हैं, पृथ्वी पर जीते हैं। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है, पर्यावरण का हमारे आसपास जो वातावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, ये क्या पर्यावरण है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन भी एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो चुके हैं। आपने किसी बीज को पौधे में और किसी एलियन कैटरपिलर के सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा होगा। यह आपके दैनिक जीवन में उदाहरण दिया हुआ है। जैसे हम बीज बोते हैं तो बीज से नया पौधा किस प्रकार से बनता है, या किसान खेत में बोई करते हैं तो एक बीज से कितने पौधे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। और एक एलियन कैटरपिलर को सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानते हैं कि पौधे और जंतुओं का विकास किस प्रकार से होता है, पृथ्वी पर ये कैसे जीवित रहते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। ये सब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे। और चैनल से आप जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट मिलेगा। और चैनल को आपके लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और चैनल के रोज नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कैटरपिलर, देखो किस प्रकार से बनता है, तितली में किस प्रकार से परिवर्तित होगा। ये गाय का बछड़ा किस प्रकार से बड़ा बन के गाय या बैल में बैल बनता है। ये देखो बीज से नया पौधा किस प्रकार से बनता है। एक एक उदाहरण को बड़ी अच्छी तरीके से चित्रों द्वारा समझाया गया है जिससे आप आसानी से तरीके से समझ सकते हो। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन नहीं होगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, और भोजन के अलावा अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या जीवित रह पाएंगे। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। जैसे हमारे भारत में राजस्थान में दाल बाटी चूरमा फेमस है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशेष विधियाँ हैं। ये सब किससे बनते हैं, हम इसका कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो बताना तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व के नाम बताने आपको, पोषक तत्व कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। जैसे कि पोषक तत्व मैं बता देता हूँ आपको, फिर भी आप कमेंट में बताना। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश आदि हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं और इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर एक हमें लेना चाहिए। ये कुछ व्यंजनों के देख चित्र दिए हुए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दाल बाटी चूरमा, अलग अलग प्रकार से इडली डोसा सभी। फिर क्या होता है, हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। मैंने बताया था आपको कि भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े भागे कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? आप बारिश का आनंद लेते हैं लेकिन कभी सोचते हैं कि बारिश क्यों और कैसे होती है, कैसे समुद्र से पानी ऊपर की बहाव बन के उड़ता है, फिर उससे बादल बनते हैं, बादलों से फिर वापस बारिश होती है। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है? जैसे फ्रिज में रखी कोई पानी भर के रखते हैं तो वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, गर्म करने पर उबलने लगता है, और हम पानी को गर्म करते हैं तो उबलने लगता है। क्या आपने कभी भी गर्मी में ठंडा जल पीने
तथा सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या जोर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। जैसे कोई गर्म सिमटा को हम हाथ लगाते हैं, अचानक से पता चलता है कि गर्म है। कैसे पता चलता है? इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है। ये देखो यहाँ पे बच्चे अच्छी तरीके से चित्र दिया हुआ है। बादल किस प्रकार से बनते हैं, बादलों से बरसात, देखो ये बादल किस प्रकार बनते हैं, पानी हवा के ऊपर कैसे जाता है। ये देखो यहाँ पे सूर्य दिया हुआ है, आपको किस प्रकार से आपको यहाँ सूर्य दिया हुआ गया है। यहाँ से बादल बनते हैं और बादलों से फिर किस प्रकार से बारिश होती है, पूरे इस चित्र के द्वारा समझाया गया है आपको। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती है? ये भी एक सवाल होता है। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं, यानी कि इसमें से विभिन्न पदार्थों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। हम रबर को पेंसिल तो नहीं बोलते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। और फिर यह देखो आपको बच्चों को आकाशगंगा का चित्र बताते हुए कि आसमान में तारे कैसे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया चित्र आपको। बच्चा अच्छी तरीके से इस चित्र को देख के समझ रहे हैं। इस पुस्तक की यात्रा से हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की ये सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि इसमें सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्यों चमकते हैं, कैसे चमकते हैं, किन कारणों से चमकते हैं। ये जब सौरमंडल वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। शायद आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, ये कि वस्तु कैसे गति करती है, अब कोई भी वस्तु किस प्रकार से गति करती है। ये पंखा होता है, पंखा किस प्रकार की गति करता है, दोलन गति करता है, आवर्ती गति करता है। ये कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा, इस संबंध आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। मतलब इस किताब में जो जिज्ञासा जानने की इच्छा बुक का नाम दिया वो बहुत ही रोचक बुक है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है और आपके मन में अनेक इच्छाएं पैदा करेगा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है। और हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी। हम स्वयं अपने प्रश्नों का किस प्रकार के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम अपने स्वयं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। हमारे जो मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनको उत्तर हम किस प्रकार से जानने का प्रयास कर सकते हैं। शायद आपके किसी एक मिनट सॉरी दोस्तों, मतलब शायद आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी हम आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर तब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, जैसे आपकी कलम मुझे स्याही का पेन होता है वो लिखना बंद कर दे, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। ये भी अपने आप में एक सवाल होता है। आप ये अनुमान लगाएंगे कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी, तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर या रिपेल की स्याही जांच कर करेंगे। यदि वो खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः तो स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। ये दिया हुआ कलम के द्वारा से किस प्रकार से पता करते हैं। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके जानने का प्रयास ही आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। ये भी विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब पढ़ें हम क्रियाकलाप 1.1। आइए सोच से और लिखिए। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखे जैसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया। विज्ञान केवल तथ्यों तथा आंकड़ों का याद करना तो केवल प्रयोग करना ही नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। ये हमें असंबित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभव उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं।
इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास देखने के लिए करते हैं कि क्या इस वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। जैसे गैस पर रखी हुई दाल क्यों उबल जाती है, कुकर सीटी क्यों मारता है, ये भी एक सवाल होता है। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने तो नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है ये वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? क्या कोई भी व्यक्ति जैसे सोचता है कि दाल क्यों उबलती है वो भी क्या वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? ये वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली, क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? ये भी अपने आप में एक सवाल है। एक उदाहरण और देखते हैं हम साइकिल का। जैसे साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। ये जो देखो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि टायर से हवा कैसे निकली, क्या उसमें लोहे की कील सुबी या कोई कांटा लगा है, हवा किस प्रकार से निकली, बिना देख के समझे हम नहीं जान सकते। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा, क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में। जब हम प्रश्न पूछने या उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह हम सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज का सवाल अपने मन में लाते हैं तो हम भी एक वैज्ञानिक की तरह सोचने लगते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1.2। आइए सोचिए और लिखिए। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ये वैसे की वैसी PDF बहुत ही शानदार तरीके से। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। आप ये मत सोचना कि सर हमें फटाफट बस आज पढ़ा ही रहे हैं, इसमें कुछ समझा नहीं रहे हैं। ये बस पहला चैप्टर आपके समझने के लिए नहीं, थ्योरी वाला चैप्टर है जो चीज़ समझने के लिए है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और अगर आपको कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, वो आप कमेंट पर ज़रूर बताना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है। और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ तो अभी बस शुरुआत की है मैंने, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अभी ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन आपके लिए बड़ी कोशिश कर सकूँ। ये समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने लिखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा होती है, तब हम ये प्रश्न पूछने लगते हैं कि कैसे और क्यों। इस पर रखिए कि संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और कितनी भी वस्तुएं जिन्हें खोजना अभी शेष हैं। अब पढ़ेंगे हम क्रियाकलाप 1.3। क्रियाकलाप 1.3 आइए विचार करें और लिखिए। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में पूछना है कि ये क्यों होती है तो उसके बारे में आप पूछेंगे। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से खोजेंगे लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं, यानी कि मिलजुल कर कार्य करते हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। अगर आपके कोई भी सवाल होता है तो हमेशा समूह बनाकर जरूर खोजने का प्रयास कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपने टीचर की हेल्प लीजिए, ये सबसे लाभदायक और होता है। जैसे ये देखो समूह में बच्चे खोज रहे हैं कुछ, लेकिन आपके इसलिए सटीक क्लास में इतना ज़्यादा कुछ खोजने के बारे में नहीं दिया गया है, बस आपको समझाने के बारे में दिया गया है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में आओगे तो आपको और भी विज्ञान के बारे में अच्छे तरीके या खोजों के बारे में पता चलेगा। आप अपने हाथों से प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब संभवतः आपने अपनी सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा समय में नहीं मिलेंगे। मैंने बताया अभी कि आपको सटीक क्लास में बस रोचक तथ्य मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए, उससे भी आगे। जैसे 11वीं 12वीं में या कॉलेजों का जब से आगे बढ़ेंगे तब तक आपको नई खोजें नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। ये देखो कुछ बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं, ये भी विज्ञान का अच्छी तरीके से उदाहरण है और इसको समझाए गए हैं। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आप अपने मन के अंदर जिज्ञासु बनिए, किसी भी चीज़ को जानने का इच्छुक बनिए। अपने टीचर से सवाल पूछिए कि किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। कोई भी सवाल में मन में मत रखिए। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय
खोज ऐसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहे। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना अभी भी बंद न करे और प्रश्न पूछते रहे। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। ये आपका पहला चैप्टर हो गया खत्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको कोई वॉइस में या कुछ मेरे पढ़ाने के तरीके में भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करूँगा। बस मुझे यही करना है कि आप लोगों के लिए मैं निःशुल्क शिक्षा दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।